हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे, ठीक है? सुबह 5:30 बजे बिहार बोर्ड क्लास 12th जीव विज्ञान के 5 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो आज के लिए हमारा दूसरा प्रयास आपकी परीक्षा को आसान बनाने के लिए, ठीक है? ये दूसरा वीडियो है। चलिए हम लोग 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, आपका पहला प्रश्न है कि मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र में अंतर स्पष्ट करें। मध्य चक्र किसे कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में आप लोग को लिखना है। साथियों, यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न रहेंगे मध्य चक्र ऋतुस्राव से, तथा सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो इसका उत्तर देखिए। बोला जा रहा है कि नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, भेड़ आदि में मध्य चक्र पाया जाता है। साथियों, आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई भी जो जीव होता है, चाहे मनुष्य हो या जानवर, उसके कुछ वर्षों के बाद यानी जन्म के लगभग कुछ वर्षों के बाद जानवरों में तो बहुत कम उम्र में हो जाता है, क्योंकि उनका शरीर का आकार काफ़ी बड़ा होता है और उनका जीवन काल भी कम होता है। लेकिन मनुष्यों का जीवन काल ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा कि लगभग स्त्रियों में 12-13 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, तो कुछ उनमें शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं। आपने सुना होगा शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं, यानी उनके शरीर के जो शरीर है उनका बढ़ने लगता है। जननांग भी बढ़ने लगते हैं या जननांग पे बाल आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी विशेष परिस्थितियां होती हैं और उनके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन भी होते हैं। तो जिस कारण हम लोग समझते हैं कि यह चक्र का उदाहरण है, जिसे आप लोग गाँव आम भाषा में माहवारी के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, तो मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र, इसी के बारे में बोला जा रहा है। तो बोल जाए कि जो नॉन प्राइमेट मादाएं हैं ना, जैसे कि गाय, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, भेड़, ठीक है, तो ऐसे स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। लेकिन जो प्राइमेट मादाएं होती हैं, कौन मादाएं, प्राइमेट मादाएं, जैसे कि प्राइमेट मादाएं में मनुष्य आते हैं, बंदर आते हैं, गोरिल्ला आते हैं। ठीक है, तो प्राइमेट मादाओं में पाए जाने वाले जो चक्र होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। साथियों, आप यह भी जानिए कि जो 12-13 वर्ष की अवस्था में जो स्त्रियों में जो सबसे प्रथम जो आर्तव चक्र आता है, जिसे ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं, उसे रजो दर्शन कहते हैं। और जो अंतिम बार या 45 से 50 वर्ष की अवस्था में शायद आता है, ठीक है, तो उसे रजो निर्वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आर्तव चक्र में क्या होता है, आपके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते रहते हैं। पुरुषों में भी होता है, उनके भी एक उम्र के बाद उनके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं। टेस्टिज में यानी कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी क्रियाकलापें हमारे शरीरों में होते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आपका दूसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रजनन क्या है, सूक्ष्म प्रजनन किसे कहते हैं। देखिए, तो जो सूक्ष्म प्रजनन है ना, वह अचानक अगर हम लोग को पौधों की जनसंख्या बढ़ानी है, पौधों की संख्या इस पृथ्वी पर बढ़ानी है, तो सूक्ष्म प्रजनन का सहायता लिया जाता है। जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, तो उत्तक का संवर्धन किया जाता है, उत्तकों को बढ़ाया जाता है। उत्तक संवर्धन की वह विधि जिसके द्वारा कोशिका विभाजन से नए पौधों का जन्म होता है, उसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, सूक्ष्म प्रजनन कहते हैं। उत्तक संवर्धन की वह विधि जिसके द्वारा कोशिका विभाजन कर दिया जाता है और कोशिका विभाजन से नए पौधों का जन्म जब होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रजनन बोलते हैं। तीसरा प्रश्न कि वंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आखिर वंध्यता है क्या, तो लिखेंगे कि जब दंपति आपस में लैंगिक संपर्क बनाने के बावजूद भी बच्चा जनन करने में असमर्थ होते हैं, तो उसे वंध्यता कहते हैं। जब कोई जो दंपति कहने का मतलब कि पति पत्नी, ठीक है, इनको पति पत्नी होता है तो इसको क्या कहा जाता है, दंपति कहा जाता है। तो जब दंपति आपस में लैंगिक संपर्क भी बना रहे हैं, फिर भी वो बच्चा जनन करने में सक्षम नहीं है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक
दोनों युग्मक जो हैं वो आपस में मिल नहीं पा रहे, अचानक किसी दूरी के कारण एक दूसरे से इनका बिछो हो जा रहा है, युग्मों को आपस में नहीं मिल पा रहे, या बहुत सारे ऐसे कारण भी हो सकते हैं। तो जो ऐसा नहीं कर पाते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बंध्यता बोलते हैं। वैसे पुरुष को बंध्य। अगर इसको थोड़ा और आपको बड़ा में लिखना है तो हमने इसका एक और परिभाषा लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, बोल जा रहा है कि जब दंपति आपस में लैंगिक संबंध बनाने के बावजूद भी बच्चा जनन करने में असमर्थ होते हैं तो उसे बंध्यता कहते हैं। इन्हें शारीरिक, जन्मजात या प्रतिरक्षात्मक या मनोवैज्ञानिक विकारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और जब इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन नहीं हो पा रहा है, या तो यह शारीरिक दोष भी हो सकता है, जन्मजात जो इनके माता पिता हैं जो आपस में लैंगिक संपर्क बना रहे हैं तो उनमें जन्मजात भी दोष हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिकता भी हो सकती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विकार हो सकते हैं। अंतर्गत इनको शामिल किया जा सकता है कि या तो मादा में या तो पुरुष में कोई ना कोई दोष हो। ठीक है, जिस कारण वे सभी क्या हो जाते हैं, बंध्य हो जाते हैं। इस बंध्य को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है बांझपन। ठीक है, और आपका अंतिम प्रश्न कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? आखिर जनसंख्या में वृद्धि किस कारण से हो जाती है? अचानक भारत की जनसंख्या जो पहले बहुत पीछे थी, आज लगभग में अगर जनगणना कर दी जाए तो हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। यानी कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पहले चीन था, लेकिन अभी के मतलब नहीं जनगणना हुई, अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन अगर जनगणना कर दी जाए तो भारत की आबादी क्या हो जाएगी, चीन से भी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट, आखिर जनसंख्या भारत में क्यों बढ़ रही है? तो जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण है। पहला, निम्न सामाजिक सोच स्तर, लोगों का सोच स्तर बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक तरफ से हम बोल दिया जाए कि निम्न सामाजिक सोच स्तर का उदाहरण, तो कोई किसी के घर में मान लीजिए 5 बेटे हैं तो वह सोचता है कि अगर 5 बेटे रहेंगे तो वह बाहर पांचों कमाने के लिए जाएंगे, जिससे हमारी आय बढ़ेगी। लेकिन उनकी आय बढ़ने के बावजूद भी हमारे प्रकृति को भी नुकसान होता है और माता पिता को भी नुकसान होता है। ठीक है, निम्न सामाजिक सोच स्तर है, लोगों का सोच का स्तर गिरा हुआ है, और पांचों लड़कों को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं पाते, जिनके कारण क्या होता है कि वह जाकर के कम सैलरी पे काम करते हैं, और उनको भोजन के लिए भी तो चाहिए, फिर उनको शादी करना है, तो जिस कारण पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। सोचिए अगर उनका 2 बच्चे हों तो अगर उन्हीं को अच्छी तरीके से पढ़ा दें तो एक ही बच्चा जो होगा अगर अच्छे तरीके से काम करे तो बहुत सारा धन ला सकता है। दूसरा, निरक्षरता या कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि आखिर जनसंख्या वृद्धि से क्या हो सकता है। तीसरा, कम उम्र में शादी होना। देखिएगा, अभी के समय में तो नहीं, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी। आप पूछिएगा अपने दादाजी का तो कम उम्र में शादी, लगभग आपके पिताजी का भी शादी कम उम्र में ही हो गया होगा। ठीक है, तो बाल विवाह हो जाता था, लेकिन आज इस पे रोक लग चुका है। मृत्यु दर में कमी, आज हमारे इस भारत में सबसे पहले यह बोला जाए, देखिएगा आपको दवा, किसी भी रोग, मान लीजिए आपको भी बुखार हुआ तो तुरंत जाकर दवा लेके खा लेते हैं। आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप दवा लेके खा लेते हैं। ठीक है, ठीक भी हो जाता है, तो जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आ गई है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कितनी बीमारियां थी जिसका खोज ही नहीं हुआ था कि यह बीमारी है, और इस बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा वैक्सीन लगे और कौन सी दवाई खानी पड़ेगी, जिसके कारण बहुत सारे लोग, गांव का गांव कभी कभी साफ हो जाता था। अगर गांव में रोग आ गया तो गांव के गांव लोग मर जाते थे। जैसे कि अभी कोविड आया था, तो कोविड एक को हुआ तो दूसरे को हुआ, तीसरे को, ऐसे करके पूरे गांव खत्म हो जाएंगे। लेकिन कोविड का भी दवाई खोज कर लिया गया, इससे क्या क्या बचाव हो सकते हैं उसका भी खोज कर लिया गया, तो मृत्यु दर में कमी आ गई। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग और भी मरते। ठीक है, पांचवा है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में वृद्धि। यानी कि अभी के समय में आप लोग देखिए कि जनसंख्या विस्फोट में सबसे बड़ा उदाहरण इन्हीं का है, मृत्यु दर में कमी, यानी कि एक वैक्सीन, यानी एक तरफ से गोली का। ठीक है, दूसरा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में वृद्धि, यानी कि पहले जिस एक कट्ठा खेत में 10 किलो 15 किलो अनाज होता था, आज उस एक कट्ठा खेत में 40 किलो 50 किलो अनाज होता है, जिस कारण लोग तो बढ़ रहे हैं और उनका खाने का साधन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जनसंख्या विस्फोट के ये सभी कारण हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए इतना प्रयास करके, इतना मेहनत करके हम इन 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको डेली कराते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख करके जरूर याद कर लें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।